नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार की करंट अफेयर्स का वन लाइनर पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग उसके डिटेल वीडियो में चल रहे हैं और डिटेल वीडियो के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में। और इन 2 पार्ट को जिसने अभी नहीं देखा है वो उसको कंप्लीट कर लें और उसको कंप्लीट करने के बाद जो एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप सॉल्व करें, आपको बहुत लाभ होगा। इस बात का आप आकलन कर पाएंगे कि जो आपने डिटेल में पढ़ा है आप उसको प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार से कोरिलेट कर पा रहे हैं, किन बातों को आप भूल रहे हैं, और जब प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपने फैक्ट पढ़ा है वो आप अपने आप को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं का आप आकलन स्वयं से भी कर सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को या जितने भी वीडियो दिए गए हैं उनको आप अध्ययन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घटनासार का। पहला टॉपिक दिया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्र की ओर से 18 मार्च 2022 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी की गई। अब यहाँ पर एक बात जाननी होगी कि ये किसके द्वारा जारी की गई, तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थायी विकास उपाय नेटवर्क है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये उसके द्वारा जारी की गई। ठीक है, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन का ही एक नेटवर्क है जिसका पूरा क्या नाम है। अगर आपको ये दिया हो कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है तो आप इसको सही टिक करेंगे। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का स्थान 136वां है और लगातार फिनलैंड 5 वर्ष से शीर्ष पर बना हुआ है। ये पॉइंट आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि भारत का स्थान 146 देश में 136 और लगातार फिनलैंड 5 साल से शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में ये कहा गया। अब देखिए आगे इसी की चर्चा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी विकास नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा जारी किया गया और इसमें कोविड-19 और अन्य जो भी घटनाक्रम थी जिस पर प्रभाव पड़ा वैश्विक स्तर पर, उन तमाम बातों को इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। और ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो सामाजिक और आर्थिक आंकड़े हैं जिनका खुशी के साथ संबंध है, यानी कि अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस में एक हैप्पीनेस की बात करें तो वो मुख्यतः 2 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आर्थिक प्रभाव और एक सामाजिक प्रभाव, यानी समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं उसका आपके जीवन के हैप्पीनेस में सीधा असर है। और ठीक यही आर्थिक क्षेत्र में भी है। यदि आर्थिक समृद्धि अच्छी है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा है तो देश के हैप्पीनेस के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव है, नहीं तो ये नकारात्मक हो जाएगा। यानी इन 2 आंकड़ों का अध्ययन करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और इस रिपोर्ट में जो मुख्य फैक्टर थे वो यही आगे कहा गया, जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वास्थ्य, जीवन विकल्प, उदारता, भ्रष्टाचार, इन बातों को ध्यान में रखकर इस सूची को तैयार किया गया। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि करंट में जो भारत का स्थान है उसको न पूछ करके पिछले बार की जो रिपोर्ट है उसमें क्या भारत का स्थान था ये पूछ लिया जाता है। तो 2022 में भारत का स्थान 136 मिला है, वहीं 2021 में भारत का स्थान 139 था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिनलैंड नंबर 1 पे है, उसके बाद दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे आइसलैंड है। इतनी इस बात को ही केवल ध्यान में रखना है। अब इसमें यहां देख लीजिए टॉप 3 कौन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, बस इतनी बात को याद रखना है। और भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 2022 में 136 और 2021 में 139, बस इतनी बातों को आपको इसमें ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं। आगे कहा गया कि इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो अफगानिस्तान है वो दुनिया का सबसे अप्रसन्न देश है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। यानी सबसे लास्ट में 146वें स्थान पर अफगानिस्तान का नंबर है, उससे 2 और पहले देख लीजिए 145 पे लेबनान है, 144 पे जिम्बाब्वे है। ठीक है, यानी यहाँ किस बात को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। भारत का स्थान 2022 में 136, 2021 में 139, फिनलैंड लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पे है और फिनलैंड नंबर 1, डेनमार्क दूसरे नंबर, आइसलैंड तीसरे नंबर पे, 146 नंबर पे अफगानिस्तान है, 145 पे लेबनान है, 144 पे जिम्बाब्वे है। केवल इतनी बातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है वो इसमें किस स्थान पर है, इसको आप मोटा मोटा देख सकते हैं, नहीं तो ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात याद रख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में खुशहाली का स्तर भारत से बेहतर रिपोर्ट दिखाया गया है। अगर ये लाइन आपको याद है तो आप इसको कोरिलेट कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला है हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री रिपोर्ट 2022। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि ये सिप्री क्या है। तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री का फुल फॉर्म है। कई बार इस प्रकार के फुल फॉर्म भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। यानी सिप्री का मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी ये रिपोर्ट है हथियारों के आयात और निर्यात में। और जो ये सिप्री ने रिपोर्ट दी है इसका शीर्षक उन्होंने रखा है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में आए हैं।
और अगर वैश्विक स्तर पे जो हथियारों की बिक्री है उसमें अगर देखा जाए तो 11% इनकी हिस्सेदारी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैश्विक स्तर पर जो हथियार बिक्री हो रहे हैं उसमें 11% की हिस्सेदारी डिमांड कौन करता है? भारत और सऊदी अरेबिया। यानी सबसे बड़े आयातक। आयातक का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश से सामान को मंगाना। यानी भारत अगर आयात कर रहा है हथियारों का, इसका मतलब दूसरे देश से हथियार अपने यहाँ मंगा रहा है। इस दृष्टिकोण से जो वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री है उसमें भारत और सऊदी अरेबिया जो हथियार परचेज कर रहे हैं उसमें 11% हिस्सेदारी है। ठीक है, अब याद रखिए अगला क्या है। मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन क्रमशः 5 में अगले 3 सबसे बड़े आयातक हैं। यानी अगर इसको पूरा कोरिलेट कर दिया जाए तो नंबर 1 पे भारत, उसके बाद सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पे है मिस्र, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे चीन। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर हथियारों के आयात करने में 5 शीर्ष देशों का नाम, और यहाँ 5 का अगर नाम आप याद रखेंगे तो सही है, क्योंकि कई बार क्रम बनाने के लिए पूछ लेता है। तो नंबर 1 पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे मिस्र है, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें नंबर पे चीन है। याद रखिएगा आगे यही बता रहा है कि भारत को सूची में सबसे शीर्ष आयातक के रूप में दिखाया गया है। अब यहां पर एक दूसरा आंकड़ा है कि भारत जो हथियार कुल खरीदता है वो उनमें से किस देश से सबसे ज्यादा हथियार परचेज करता है। तो सबसे ज्यादा परचेज करने वाले 3 देशों के नाम का उल्लेख है। सबसे ज्यादा हथियार की परचेजिंग रूस से होती है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर यूएसए है। यानी कि सबसे ज्यादा भारत हथियारों का आयात रूस से करता है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर यूएसए है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब यहां पर एक दूसरा डेटा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी तक तो आपने भारत के संदर्भ में इंडिविजुअल देखा कि भारत सबसे ज्यादा हथियार कहां से खरीदता है। तो आपने देखा नंबर 1 पे रसिया, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। लेकिन यदि हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात अमेरिका करता है, उसके बाद रूस है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है, चौथे नंबर पे चीन है और 5वें पे जर्मनी है। यानी वैश्विक स्तर पर यदि हथियारों के निर्यात की बात की जाए तो आप सबसे नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे रूस और तीसरे पे फ्रांस और चौथे पे चीन, 5वें पे जर्मनी का नाम याद रखेंगे। उसी प्रकार अभी हमने आपसे बताया था कि यदि अगर आप पूछे कि टॉप 5 हथियारों के आयातक देश का नाम वैश्विक परिदृश्य में, तो आप नंबर 1 पे भारत, दूसरे पे सऊदी अरेबिया, तीसरे पे मिस्र, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 5वें पे चीन को रखेंगे। इन तमाम चीजों को याद रखेंगे, इस पोर्शन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत हथियारों के निर्यात के संदर्भ में 23वां स्थान है। जो विश्व के निर्यात में अगर हिस्सेदारी प्रतिशत के आधार पर देखी जाए तो वो 0.2% बनती है। इस बात को भी याद रखना होगा। और यहीं पे एक बात और याद रखना होगा कि अभी आपने पहले पढ़ा है कि भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल को सबसे पहले फिलीपींस को बेचने जा रहा है। यानी कि जो भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होकर वो निर्यात को भी और प्रोत्साहित करना चाहता है। वर्तमान में 2017 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 23वें स्थान पर निर्यात के दृष्टिकोण से है और 0.2 की हिस्सेदारी है। अगला देखिए, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022। ये जो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 का रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये अमेरिका स्थित एनजीओ फ्रीडम हाउस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और शीर्षक क्या बना? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेशन। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है? ऑथोरिटेरिएशन। ठीक है, यानी कि यहां पर किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात हो रही है? तो यहां पर राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के आकलन की बात की जा रही है। अब आइए जरा इसको समझते हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज में आंशिक रूप से मुक्त देश का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अब आंशिक रूप से मुक्त देश का मतलब क्या हो गया? पार्शली फ्री देश का दर्जा है। और भारत को इस साल 100 में से 66 अंक मिले हैं 2022 में, और वहीं 2021 में 100 में से 67 यानी 67 स्कोर मिला था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत 2020 में एक स्वतंत्र देश था और इसका स्कोर 71 था, जो कि लगातार 2 वर्षों में गिरा है। यानी 2020 में 71 था, 2021 में 67 यानी 67 हो गया और 2022 में 66 यानी 66 अंक मिला है उसको 100 में से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इस बार की रिपोर्ट में आंशिक रूप से मुक्त की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत को 2022 की रिपोर्ट में किस देश का दर्जा मिला है, तो आपका जवाब होगा आंशिक रूप से मुक्त देश का। अब आइए इंटरनेट की स्वतंत्रता के क्षेत्र में देख लें। तो इंटरनेट की स्वतंत्रता के क्षेत्र में भारत को 49 अंक मिला है, जो कि युगांडा के समान है। अब इसका कारण क्यों है इस कमी का? क्योंकि सरकार द्वारा बढ़ते इंटरनेट शटडाउन, कम इंटरनेट की पैठ, खराब बुनियादी ढांचा, ये कारण है कि भारत का इसमें इंटरनेट की स्वतंत्रता में स्कोर कम है, 49 है। आगे देखते हैं। अगला है भारत का जो स्वतंत्रता स्कोर है वो बोलीविया, हंगरी और अल्बानिया के समान है, जो कि काफी चिंताजनक है। और सबसे खराब स्कोर में दक्षिणी सूडान, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तरी कोरिया शामिल है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। कह रहा है कि दुनिया भर के जो 69 देश हैं वो वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है, जो कि 1973 में 63 देश स्वतंत्र नहीं थे। उसकी तुलना में आज स्थिति और खराब है।
यानी 1973 में स्वतंत्र देश नहीं थे 63, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 69 हो गई है। ये वैश्विक स्तर पे भी एक चिंता का विषय है। आगे देखिए, दिया है कि जो ये स्वतंत्रता रिपोर्ट दी गई है, इसमें इस श्रेणी में न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे को एक परिपूर्ण 100 अंक हासिल हुए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये जो रिपोर्ट की मुख्य बिंदु क्या है कि 2022 में 85 देश को स्वतंत्र, 56 देश को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं घोषित किया गया है। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं आपको कोरिलेट कर दूं कि ये जो 56 आंशिक रूप से स्वतंत्र देश हैं, ठीक है, इसी श्रेणी में भारत को भी रखा गया है। ठीक है, आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों में। ठीक है, और भारत का इस बार अंक कितना मिला है, तो उसको 100 में से 66 मिला है। पिछली बार उसको 100 में से 67 अंक मिला था। आगे देखिए कि विश्व स्तर पर जो 2022 ने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 195 देश और 15 क्षेत्रों की स्वतंत्रता स्थिति का मूल्यांकन किया है। ठीक है, आगे चलिए। बता रहा है कि रिपोर्ट में 25 संकेतकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और सभी स्थिति स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र और या तो स्वतंत्र नहीं है, ये 3 क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, 25 संकेतकों का इस्तेमाल करते हुए 3 क्षेत्र में क्रम में बांटा गया, या तो सभी स्वतंत्र और या तो आंशिक रूप से स्वतंत्र जिसमें भारत शामिल है और या तो वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो इस बार जो आंकड़ा आया है उसमें 69 देश को स्वतंत्र नहीं कर रखा गया है। ठीक है, आगे चलिए। FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया गया। FATF का पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये आयोजन FATF की जो बैठक हुई थी वो पेरिस में हुई 1 से 4 मार्च 2022 के बीच, और सत्र की अध्यक्षता जर्मन के डॉक्टर मार्कस प्लियर द्वारा की गई। ठीक है, अब आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उसको ध्यान में रखिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र और एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इकाई भी शामिल थी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है कि FATF ने इस बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया है। और निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि 8 बार की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान जो आतंकवादियों को वित्त पोषित कर रहा है उसको वो रोक नहीं सका है। और एक बात और यहाँ पे याद रखना होगा कि पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में शामिल है। एक महत्वपूर्ण बात और कि ये जो FATF की ब्लैक लिस्ट है इसमें ईरान और उत्तरी कोरिया भी शामिल है, और FATF की इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। यानी इस FATF की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है कि FATF का फुल फॉर्म यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये पेरिस में हुआ, और दूसरी बात कि इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, और पाकिस्तान के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया, और इस FATF की ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तरी कोरिया शामिल है। इन बातों को आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा। अगला है कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वीडेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान द्वारा जारी किया गया। इस बात को याद रखना होगा कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो स्वीडन की गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वीडेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी संस्थान द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। अगला पॉइंट है कि इस अध्ययन रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता की बदलती प्रकृति के आधार पर इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है। ठीक है, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 निरंकुशता की बदलती प्रकृति, ये इस बार का शीर्षक था। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो रिपोर्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की गई है, इस डेमोक्रेसी रिपोर्ट में जिसका नाम लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI दिया गया, इसमें 4 प्रकार के शासन का वर्गीकरण है। पहला शासन है लिबरल डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में उदार लोकतंत्र कहेंगे। दूसरा नाम है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जिसको हिंदी में चुनावी लोकतंत्र कहेंगे। अगला नाम है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जिसको हिंदी में चुनावी निरंकुशता कहेंगे, और अगला नाम है क्लोज्ड ऑटोक्रेसी जिसको हिंदी में बंद निरंकुशता कहेंगे। यानी इन 4 प्रकार के शासन का वर्णन किया गया है। अब देखिए आगे इसी के आधार पर जो सूचकांक में 5 उदार लोकतंत्र सूचकांक यानी LDI है उसमें शीर्ष पर कौन है? स्वीडन है, और दूसरे नंबर पे डेनमार्क है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है। इन 3 देशों का याद रखना है कि LDI की जो रिपोर्ट है उसमें नंबर 1 पे स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे नॉर्वे है। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत को एक चुनावी निरंकुशता की श्रेणी में रखा गया है। चुनावी निरंकुशता को इंग्लिश में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, यानी जो अभी आपने 4 प्रकार के शासन देखा था, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, उसमें ये भारत तीसरे नंबर की इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में शामिल है। इस बात को भी याद रखना होगा। और भारत को LDI की रिपोर्ट में 179 देशों में 93 स्थान मिला है, यानी हिंदी में 179 देशों में 93 स्थान पर भारत की स्थिति है। वहीं अभी हमने आपको टॉप 3 में स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे का नाम बताया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दुनिया के 10 निरंकुश देशों में एक है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, जो भारत में निरंकुशता को चलाने की बात कही गई वो बहुलवाद विरोधी राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रकृति का हिस्सा है। यानी जो विरोधी राजनीतिक दल की बहुलतावादी राजनीति है इसके कारण भी इस पर असर है। और ये जो LDI में 93 स्थान पर भारत निचले से 50 देशों में शामिल है।
ठीक है, जो भारत का 93 स्थान है वो निचले, अगर वैश्विक लेवल पे जो निचले 50% देश हैं उसमें भारत को शामिल किया गया है। वहीं पर अगर हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में और नीचे गिरकर 100 स्थान पे आ गया है, और वहीं पे डेलीवेरेटिव कॉम्पोनेंट इंडेक्स अगर देखें तो उसमें इसका स्थान 102 है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत को जो इस बार एलडीआई की रिपोर्ट है उसमें 179 देशों में 93 स्थान पर रखा गया है, और भारत को चुनावी निरंकुशता यानी कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में शामिल किया गया है। अगला देखिए फैक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से इस बात का ध्यान रखना है कि कितने फैक्ट हमको याद रहेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। तो हंगरी की जो संसद ने जो प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान हैं उनके एक सहयोगी कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। यानी अगर आपसे ये सीधे प्रश्न पूछा जाए कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपका जवाब होगा कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक न केवल हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, अपितु यूरोपीय संघ की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक होंगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हंगरी के साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन में ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इसलिए एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उन्होंने जो चुनाव में हराया वो पीटर रोना को चुनाव में हराया था, इस बात को भी याद रखिएगा। अब इसके आगे जो महत्वपूर्ण है कि ये जो नोवाक हैं, जिनका पूरा नाम कैटलिन नोवाक है, इन्होंने हंगरी में समलैंगिकों के विरुद्ध जो कानून बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, और यहां पर हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। अगला टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और संपूर्ण विश्व पर खतरे का संकट है। इस पर आधारित ये बात की गई है। आइए इसको समझते हैं। जो वर्तमान में यूक्रेन और रूस का विवाद है, ये तब और गंभीर हुआ जब रूस ने अपनी सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल का यूज किया। याद रखिएगा कि ये जो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल है, इसका अतिरिक्त और नामों से उल्लेख होता है, जैसे डैगर या खंजर। यानी अगर आपसे ये कभी पूछ दे कि किंजाल, डैगर और खंजर किस देश की हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो आपका सही जवाब होगा रूस की। ठीक है, यहां इन बातों का ध्यान रखना था। आगे चलिए कि इस मिसाइल का पहली बार दुनिया में किसी युद्ध में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह काफी खतरनाक है। किसका? तो हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल, जिसको डैगर और खंजर के नाम से भी जानते हैं। एक चीज और याद रखिए कि पहले यह समझना जरूरी है कि यह युद्ध की स्थिति बनी क्यों। यूक्रेन और रूस के बीच में जो शीत युद्ध है वो काफी भीषण और आक्रामक हुई। इसमें यूक्रेन के जो पश्चिमी देश की ओर झुकाव था और नाटो में शामिल होने का जो उसका इरादा था, ये इरादा दोनों रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद का एक और बड़ा कारण था। यूक्रेन पश्चिमी देशों की तरफ जाता और नाटो की तरफ झुकाव रखता, तो ये रसिया के खिलाफ नाटो और पश्चिमी देशों को आक्रामक करने का या युद्ध करने का एक और बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता। इसलिए रसिया के लिए चुनौती थी, और रसिया ने एक मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन से अलग होने का दावा करने वाले जो पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्र थे, जिसका नाम लुहानस्क और दोनेस्क था, उनको एक अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी। रूस द्वारा इन दो गणराज्य को एक अलग गणराज्य की मान्यता देना, यानी जो लुहानस्क और दोनेस्क को अलग गणराज्य के रूप में मान्यता देना, युद्ध की एक सबसे बुनियादी कारण में से एक माना जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये तात्कालिक कारण हो गया। इसके बाद ये और गंभीर होता चला गया। और इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण इसमें बात है कि यूक्रेन की राजधानी जो कीव है, ये भी याद रखिएगा कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 90 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी रूस ने कब्जा कर लिया। यदि आपसे ये पूछा जाए कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में है, तो आपका सही जवाब होगा यूक्रेन में है। ठीक है, अब इस प्रकार यूक्रेन और रूस के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आपने देखा। भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत का दृष्टिकोण अभी तक तटस्थ है। तटस्थ का मतलब होता है कि न तो हम उसमें एग्रेसिव हैं और न ही उसमें हम पीछे हैं, हम अपनी स्थिति पर ही वर्तमान में कायम हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर काफी चिंता व्यक्त की और उनसे मदद के लिए भी कहा कि आप युद्ध विराम करें ताकि हम अपने देश के छात्रों को वापस ला सकें। और एक बात और याद रखिएगा कि इसी दौरान भारत के एक छात्र नवीन शेखरपा, जो खार्किव में भोजन की कतार में लगे हुए थे लाइन में भोजन प्राप्त करने के लिए, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हुई। तो यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन और रूस के विवाद में खार्किव में किस भारतीय छात्र की मृत्यु हुई, तो आपका नाम सही जवाब होगा नवीन खेरप्पा। आगे चलें। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो जितने भी देश यूक्रेन की सीमा बना रहे थे, जहां से भारत के नागरिकों को वापस लाया जा सकता था, तो पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूक्रेन से जो सीमा बनाने वाले देश हैं उनकी कुल संख्या 7 है, जिसमें से 5 ऐसे देश हैं जहां से भारत के नागरिकों को लाया जा सकता था। इसके लिए रूस, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, बेलारूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बात हुई
और इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन गंगा रखा गया। और इस ऑपरेशन गंगा के लिए भारत के 4 मंत्रियों की इसमें ड्यूटी भी लगी। 4 मंत्री अलग अलग देश में भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए स्वयं लगे हुए थे। और जब भारत और की भूमिका यूक्रेन और रूस के विवाद में देखेंगे तो जब अमेरिका द्वारा प्रस्ताव लाया गया तो उस अमेरिकी प्रस्ताव में 3 देशों ने मतदान से अलग होने का निर्णय लिया। वो थे भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात। ये भी दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। और सुरक्षा परिषद में 11 सदस्यों ने प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। जो 15वां देश था वो रूस सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था, इसलिए उसने वीटो पावर लगाकर अमेरिका के इस प्रस्ताव को रोक दिया। तो याद रखना होगा कि अमेरिका द्वारा लाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव था उसमें भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात एक तटस्थ भूमिका निभाते हुए चुनाव से अलग हो गए थे। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो पुनः बैठक हुई उसमें किन 5 देशों ने रूस के समर्थन में अपना मतदान किया। तो बेलारूस, उत्तरी कोरिया, इरिट्रिया और सीरिया, इन 5 देशों ने रूस के समर्थन में मतदान किया। वही भारत सहित 34 देशों ने उसमें अनुपस्थिति जाहिर की। आगे देखिए, इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट हैं केवल उन्हीं बातों को ध्यान में रखना होगा। और आपको ये मालूम होगा कि भारत सहित पूरे विश्व के देश इस युद्ध से काफी आर्थिक तौर पर चोटिल हुए। वहां की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा क्योंकि बहुत सारी चीजों का आयात और निर्यात इन देशों पर होता रहा है। आगे टॉपिक है सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की वो पहली एयरलाइंस कौन है जो सौर ईंधन का उपयोग करती है। तो आपका सही जवाब होगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। अब आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं कि ये जो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस है इसमें ईंधन का प्रयोग करने के लिए इसने सिनहेलियन के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और ये सिनहेलियन कौन है? तो ये सिंथेटिक ईंधन समूह है, इसके साथ साझेदारी की। अगला है कि 2023 तक स्विस सौर मिट्टी के तेल का पहला ग्राहक बन जाएगा कौन? जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी ने नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में जूलिच में औद्योगिक उत्पादन के लिए अपना पहला प्लांट बनाएगा। ठीक है, ये उसने घोषणा की है। किसने? जर्मनी ने। अगला पॉइंट देखिए, स्विस एयरलाइंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि स्विस एयरलाइंस एक एयरलाइंस है जिसने पूरे यूरोप के साथ साथ एशिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में अनुसूचित सेवाएं प्रदान की हैं। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है कि स्विस एयरलाइंस दुनिया की वो पहली एयरलाइंस है जिसने सौर ईंधन के उपयोग की बात की है। ठीक है, इस बात को इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। आगे है क्वाड नेताओं का एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि क्वाड कैसा समूह है, इसमें कितने देश हैं और ये किन चुनौतियों से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो क्वाड में 4 प्रमुख देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड देशों के स्थापना का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो हिंद प्रशांत क्षेत्रों में स्टेबिलिटी के लिए, और या अप्रत्यक्ष तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो इस क्षेत्र में चीन का जो प्रभाव है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड का स्थापना की गई। और ये जो क्वाड की वर्चुअल बैठक है वो 3 मार्च 2022 को संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। और इसमें यूक्रेन के घटनाक्रम पर भी एक विस्तार चर्चा हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने बातचीत कर कूटनीतिक माध्यम से इस युद्ध का विराम कर हल निकालने की अपनी प्रस्ताव पर पुनः अपनी बात को रखा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में क्वाड को हिंद और प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य को केंद्रित रखने पर विशेष चर्चा की। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हो, इस पर हमें ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और उन्होंने मानवता, आपदा राहत, ऋण सहयोग, आपूर्ति श्रृंखला और स्वच्छ ऊर्जा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी एक ठोस और व्यवहारिक रूप से सहयोग करने का आह्वान भी किया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि नेताओं ने आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर भी बातचीत की। यानी कि जो क्वाड का जो अगला सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? जापान में होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन। यानी दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात में एक बहुप्रतीक्षित इन्फिनिटी ब्रिज का पहली बार यातायात के लिए उसको खोल दिया गया। ये जो इन्फिनिटी ब्रिज है इसकी क्या खासियत है? ये एक नया ब्रिज, पहले इसको देख लें कि ये कहां पर स्थित है। तो ये सिदागा सुरंग के बगल में दुबई क्रीक में इसका निर्माण किया गया और यह पुल डेरा और बर दुबई को आपस में जोड़ता है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो इन्फिनिटी ब्रिज बना है ये किसको जोड़ेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये डेरा और बर दुबई को आपस में जोड़ेगा। और इसको बनाया कहां गया? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आगे देखिए, इस पुल की थोड़ी विशेषता को समझ लीजिए कि ये पुल प्रत्येक दिशा में 6 लेन चौड़ा है और इसकी जो पुल की जो लंबाई है वो
300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि दुबई की में इन्फिनिटी ब्रिज का उद्घाटन हुआ और यह पुल डेरा और बर दुबई को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, यहां पर इस बात की ध्यान रखिए कि इस पुल को बनाने की जो घोषणा की गई थी वो 2018 में की गई थी। ठीक है, और ये अल सिंधागा कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि दुबई इन्फिनिटी ब्रिज किस परियोजना का हिस्सा है, तो आपका जवाब होगा अल सिंधागा कॉरिडोर का हिस्सा है। अगला टॉपिक है कि मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा बना है, नया सदस्य बना है। सबसे पहले ब्रिक्स को समझ लेने की जरूरत है, तो ये समझ में आ जाएगा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है और उसमें कौन कौन शामिल है। तो ब्रिक्स की स्पेलिंग जो होती है वो BRICS है। इसी से इसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहां B फॉर ब्राजील है, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। यानी जो ये 5 देश हैं, इन देशों के नाम का जो पहला लेटर है, इससे इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। अब यहां पर देखा गया कि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें मिस्र चौथा सदस्य है। यानी कि जो ब्रिक्स द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना उसमें कितने सदस्य हैं, ये बात जानकारी होनी चाहिए। तो जो ब्रिक्स के जो मूल सदस्य हैं, यानी जो 5 जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके साथ ही साथ पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, ये 3 न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य थे। इस बार चौथा देश मिस्र इसमें एक सदस्य देश बन गया है। यानी वर्तमान में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें सदस्य संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ये टोटल सदस्य संख्या भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 9। तो 5 नाम तो आपको ऑलरेडी मालूम है, जो नाम से ही पता चल जा रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र शामिल हो गया है। ये हमने एक डिटेल चर्चा मिस्र और जो शामिल हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक में इसकी की, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ दिया है कि बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे के अलावा इसमें मिस्र शामिल हो गया है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट में आपको ये दे रहा है कि इसमें शामिल 9 देश कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और अब मिस्र भी शामिल हो गया है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो आपका सही जवाब होगा यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये कब जारी किया गया? तो ये 24 फरवरी 2022 को जारी किया गया। अब इसमें एक बात की ध्यान रखना होगा कि जो भारत है, भारत का स्कोर 53 देशों में 43वें स्थान पर है 2022 में, और 2021 में भारत का स्थान 40 था। यानी आपको यहां अभी तक जो बात को ध्यान में रखना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसको यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी किया गया। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि 2022 के इस सूचकांक में भारत का स्थान 55 देशों में 43वां है और 2021 में 40वां स्थान था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, ये कहा गया कि इस समीक्षा को स्वागत योग्य है और भारत के राष्ट्रीय आईपी पर्यावरण की ताकत और कमजोरियों का व्यापक और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है। ये बातें परिचय, यहां पर इस फैक्ट को ध्यान में रखिए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसमें नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है और चौथे नंबर पे स्वीडन है, 5वें नंबर पे फ्रांस है और भारत का स्थान कौन सा है? 43वां है और सबसे लास्ट में 55वें नंबर पर वेनेजुएला है। ठीक है, यानी आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे स्वीडन, जर्मनी। ये 3 नाम तो आपको याद ही रखना है, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। भारत का स्थान 43, वेनेजुएला सबसे लास्ट में 55वें नंबर पर है। अगला टॉपिक है कि यूएस, ईयू, यूके ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंक को हटाने का निर्णय लिया है। यहाँ ईयू का मतलब है यूरोपीय यूनियन, यानी कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का निर्णय लिया गया है। ये क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद है उसमें ये देश जैसे यूएसए हुआ या यूरोपीय यूनियन हुआ, यूके हुआ, ये खुल के यूक्रेन के मदद में है। हालांकि जिस प्रकार की यूक्रेन उम्मीद कर रहा था उस प्रकार की मदद नहीं है, फिर भी प्रतिबंध लगाने के दृष्टिकोण से या अन्य बाहरी दृष्टिकोण से ये देश या ये यूनियन इनकी यूक्रेन की मदद कर रहा है। उसी मदद के क्रम में इन लोगों ने निर्णय लिया कि स्विफ्ट से जो चुनिंदा रूसी बैंक है उसको हटाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप पहले पैराग्राफ के अंतिम लाइन में देखें तो लिखा है कि 63,000 करोड़ रुपए डॉलर की संपत्ति को सीज भी किया गया है। ठीक है, अब यहां पर स्विफ्ट के बारे में पूरी इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। एक बार और रिपीट कर देते हैं, स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। से रूस को हटाने की बात की गई और इससे पहले ईरान को 2014 में तेहरान में अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास के बाद स्विफ्ट से हटाया गया था। यानी यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो रूस को इस बार हटाया जा रहा है, इसके पहले ईरान को 2014 में तेहरान पर परमाणु कार्यक्रम करने के लिए स्विफ्ट से हटाया जा चुका है।
अब इसके बाद हम लोग जरा स्विफ्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म अभी हमने आपको बताया कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होगा। यह एक स्वतंत्र उद्यम है जो कि बेल्जियम में स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्विफ्ट कहां पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा बेल्जियम। स्विफ्ट भारत सहित 200 से अधिक देशों के और क्षेत्र के लगभग 11,000 बैंकों का वित्तीय संचालन करता है। यानी आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि स्विफ्ट में 200 से अधिक देश और जिसमें भारत स्वयं शामिल है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत भी स्विफ्ट में शामिल है। अगला देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई। इसमें 180 देशों को की सूची बनाई गई इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के लिए। इस 180 देशों की सूची में जो मानक रखा गया, यानी जो इसको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई कहेंगे, इसमें मानक 0 से लेकर 100 के बीच में है। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होता है, संबंधित देश में भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होता है। यानी सूचकांक का मान कम होगा तो भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि जितना 0 से 100 तक दिया गया, जितना वो 0 के नजदीक रहेगा उतना वहां पे भ्रष्टाचार की स्थिति और व्यापक होगी। ठीक है, आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको देखें। दो 2021 की इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की सूची में 88 सूचकांक के साथ संयुक्त रूप से फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। वहीं अफ्रीका देश में दक्षिणी सूडान 180वें नंबर पर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कह रहा है कि 88 सूचकांक के साथ, यानी 100 में 88। अभी हमने आपसे चर्चा की है कि जितना 0 के नजदीक होगा, ये 0 के नजदीक नहीं है, ये नजदीक किसके है, 100 के। इसका मतलब यहां पे भ्रष्टाचार उतना कम है। इस लिहाज से प्रथम स्थान दिया गया है संयुक्त रूप से 3 देश को, फिनलैंड को, न्यूजीलैंड को और डेनमार्क को। यानी अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देश कौन है, तो आपका सही जवाब होगा पहले स्थान पर 3 देश हैं, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। वहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान, इसलिए वो 180वें नंबर पर है। अब आइए भारत की स्थिति का जरा आकलन करते हैं। भारत पिछले वर्ष 2020 के लिए यह सूचकांक 40 अंकित था 180 देशों में, और इसका स्थान कौन सा था, 86वां था। 2021 की रिपोर्ट में भी भारत का सूचकांक 40 ही है, और किंतु 180 देशों में इसका स्थान 86 से एक बार पुनः सुधर कर 85 हो गया है। ठीक है, तो यह याद रखना होगा कि दोनों बार की रिपोर्ट में भारत को जो सूचकांक में नंबर मिला था 0 से 100 के बीच में, वो नंबर दोनों बार 40 मिला। पहली बात यह याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि यदि हम 180 देशों में भारत का स्थान देखें तो 2020 में 86वां था और 2021 में भारत का स्थान 85वां है, जो एक सुधार हुआ है 1 अंक का। इस बात को आपको याद रखना होगा। यानी यहां पर अगर आप देखिए कि सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाले देश जो हैं, उसमें 10 देशों की अगर बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को लगातार पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर नहीं है कोई। चौथे स्थान पर 4 देश हैं, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन है। ठीक है, और भारत का स्थान आपने देख लिया कि 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, 85वां है, और 2020 में कितना था, 86वां स्थान था। ठीक है, और दक्षिणी सूडान जो है वो 180वें स्थान पर है। एक बात और याद रखिएगा कि पिछले 5 वर्षों से लगातार सोमालिया सबसे लास्ट में होता था। इस वर्ष वो नीचे से दूसरे स्थान पर है, यानी इस बार सोमालिया के स्थान पे दक्षिणी सूडान सबसे भ्रष्टाचारी देशों में है, और उससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में सोमालिया इस बार है। इस प्रकार हम लोग यहां पर इसको देख लिए। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। यहां पड़ोसी देशों में काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है तुर्की का नाम अब तुर्की हो जाएगा। इस पे समझ लीजिए, कह रहा है कि जनवरी 2022 की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि अब तुर्की का नाम तुर्की रखा जाएगा। यहां पर 2 बात इंपॉर्टेंट है। एक तो तुर्की का नाम तुर्की रखा जाएगा, ये बिल्कुल स्पेलिंग सहित आपको याद होनी चाहिए, TURKIYE, इंग्लिश वाले ध्यान रखें, और हिंदी में तुर्की कैसे लिखा जाएगा ये भी अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो तुर्की के राष्ट्रपति का नाम रेसेप तय्यप एर्दोगन है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। कह रहा है कि तुर्की शब्द तुर्की की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ठीक है, अब यहां पर आइए कि टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्की कहा जाता है। वर्ष 1923 में पश्चिमी देशों के कब्जे से आजाद हुए तुर्की को अब तुर्की के नाम से जाना गया। अगला टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में अगर 2021 में भारत के पासपोर्ट में इस बार सुधार हुआ है, और अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83वें स्थान पर है, और पिछले साल इसकी रैंकिंग 90 थी भारत की, इस बार 7 स्थान वो ऊपर हुआ है। यानी यहां पे आपको ये याद रखना है
कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 2022 में जो रैंकिंग आई है वो कौन सी है, 83 है, यानी 83वें स्थान पर है। और पिछले बार इसकी रैंकिंग 90 थी, यानी 7 अंकों का सुधार हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 7 अंकों का सुधार हुआ। ये कथन सत्य है कि असत्य? तो आप कहेंगे सत्य है। पिछले बार 90 पे थे और इस बार 83वां स्थान है भारत का। एक बात और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में याद रखना होगा कि इस बार जापान के, ये 2005 के इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डाटा पर आधारित है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझ लिया जाए कि नवीन पासपोर्ट इंडेक्स में अफ्रीका और इराक सबसे खराब स्थिति की श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि आपने यहां पर समझा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पर यहां पर जापान है और जापान के साथ साथ नंबर 1 पर किसको रखा गया है, जापान के साथ साथ सिंगापुर है। वहीं दूसरे स्थान पे जर्मनी के साथ दक्षिण कोरिया है और भारत का स्थान इस बार 83वां है और सबसे खराब पोजीशन में अफगानिस्तान और इराक है। ठीक है, अगला टॉपिक है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021। याद रखिएगा कि ये जो वैश्विक सूचकांक 2021 है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक 2021 ये जारी किया जाता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है। याद रखिएगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें कुल 195 देशों का आकलन किया गया उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमता के आधार पर, और भारत को इस बार जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 42.8 है, जो 2019 की तुलना में 0.8 कम है। इस बात को भी याद रखना है। अगला देखिए, कह रहा है कि सूचकांक के वैश्विक आंकड़े में अगर बात करें तो विश्व का जो समग्र प्रदर्शन है वो 2021 में घटकर 38.9 हो गया है, जो 2019 में 40.2 था। अब जरा इसको यहां पर समझ लेते हैं। ये जो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक है ये अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण में देखें तो समग्र प्रदर्शन यानी पूरे सबका समग्र प्रदर्शन 2021 में 38.9 हो गया, जो कि 2019 में 40.2 था। वहीं अगर भारत की स्थिति पे अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का जो स्कोर है वो 42.8 है, जो 2009 की तुलना में 0.8 कम हो गया है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि 65% देश में महामारी होने के कारण बीमारी के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल प्रतिक्रिया योजना क्रियान्वयन नहीं की गई। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और याद रखिए, इस सूचकांक में जो स्कोर दिया गया है वो बेसिकली 3 स्तर में बांटा गया है। एक है 0 से 33.3 का निचला स्तर, एक है 33.4 से 66.6 का मध्यम स्तर और अगला है 66.7 से 100 तक का शीर्ष स्तर। इसका मतलब यहां पर आप भारत के स्तर को समझ गए होंगे। भारत का नंबर क्या था, इस बार उसको 42.8 स्कोर मिला है। इसका मतलब कि भारत जो है वो मध्यम स्तर में शामिल है। ये आपको कोरिलेट कर लेना होगा। और 2021 में एक बात और याद रखिएगा कि 2021 में किसी भी देश को रैंकिंग में शीर्ष स्थान का अंक प्राप्त नहीं हुआ है। शीर्ष स्कोर जो है वो 75.9 है, जो कि शीर्ष की जो श्रेणी है उसमें शामिल नहीं होता है। यानी कि शीर्ष पर इस बार की वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा रिपोर्ट 2021 में कोई भी देश शामिल नहीं है और भारत की स्थिति मध्यम स्तर की है, जो मध्यम श्रेणी 33.4 से 66.6 के बीच है। अगर हम ये देखें कि इस इंडेक्स में भले ही कोई टॉप श्रेणी में ना हो, लेकिन इसमें नंबर 1 की रैंक किसकी है, तो नंबर 1 की रैंक अमेरिका की है, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। और भारत की रैंक अगर आप देखें तो 66 है और स्कोर कितना है 42.8। ठीक है, यानी यहाँ पे अब आपको स्कोर के साथ साथ रैंक बताया जा रहा है कि अमेरिका नंबर 1 पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है और भारत 66वें स्थान पे 42.8 के स्कोर के साथ है। अगला टॉपिक है कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया है। आइए इसको समझते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस डूडो ने इमरजेंसी एक्ट लागू किया। अब ये इमरजेंसी एक्ट क्यों लागू किया गया इसको समझते हैं। डूडो ने यह कदम कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों के खिलाफ उस समय चल रहे ट्रक ड्राइवरों की नाकेबंदी और विरोध के बाद इसको लगाया। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया फ्रीडम कॉन्वॉय। ठीक है, यानी जो ट्रक ड्राइवरों ने जो नाकेबंदी और विरोध किया इसको क्या नाम दिया गया, फ्रीडम कॉन्वॉय। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए हाल ही में चर्चा में रहा फ्रीडम कॉन्वॉय किस देश से संबंधित है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए कनाडा। आइए समझते हैं कि ये स्थिति कनाडा में पहले कब हुई थी। तो याद रखिएगा कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इस तरह के इमरजेंसी एक्ट की जरूरत पड़ी और इस शक्तियों के आह्वान के बाद सैकड़ों ट्रक ड्राइवर ओटावा की सड़कों पर बंद किया। और इससे पूर्व कनाडा में 1970 में अक्टूबर में संकट के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पियरे डूडो ने, जो जस्टिन डूडो के पिता थे, उन्होंने आपातकालीन अधिनियम का उपयोग किया था। यानी इसको समराइज करते हैं, कह रहा है कि इस बार कनाडा में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लगा
और जो ये इमरजेंसी एक्ट लगा वो ट्रक ड्राइवरों की फ्रीडम कॉन्वॉय के कारण लगा। और ये बताया गया कि इस प्रकार का जो पहले इमरजेंसी एक्ट लगा था वो 1970 में लगा था, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिस डूडो के पिता के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जिनका नाम पियरे डूडो था, उनके समय इस अधिनियम को लगाया गया। आइए जरा फ्रीडम कॉन्वॉय को समझते हैं। ये जो कनाडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ ट्रक चालकों का, ये उनके द्वारा शुरू किया गया। और ये ट्रक ड्राइवरों का विरोध था कि कोविड-19 में जो ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई थी, कनाडा में प्रवेश के लिए ट्रक ड्राइवरों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था, यानी तमाम प्रतिबंधों के विरोध में इस प्रकार के आंदोलन को चलाया गया। कहां पे? कनाडा में। अगला टॉपिक देखिए, यूनाइटेड किंगडम में ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर संवेदनशील जीव घोषित हुए। यानी इसको एक बार और समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ऑक्टोपस को, क्रैब को और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया गया है। आइए समझते हैं। यूनाइटेड सरकार ने इन तीन जीव ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील, यानी इंग्लिश में इसको सेंसिटिव बीइंग के तौर पर घोषित किया गया, जिसका अर्थ होता है कि इन जीवों में कुछ मात्रा में चेतानी होती है, जिससे कि कुछ मात्रा में चेतना होता है, जिससे कि वे दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता दी। यानी कि इस प्रकार की चेतावनी, इस प्रकार की रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी की गई, जिसको ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता देते हुए ब्रिटेन में ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील घोषित कर दिया। अब एक बात और याद रखिएगा कि इन विशेषज्ञों ने 300 प्रजातियों में सेफलोपोड्स जैसे कि ऑक्टोपस, स्क्विड और कैटलिस है, और डेकापॉड्स जिसमें क्रैब और लॉबस्टर आते हैं, के ऊपर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार को सौंपा कि ये सभी जीव जो हैं वो संवेदनशील श्रेणी में हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको साइंस में ये करंट से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है कि ऑक्टोपस, स्क्विड और कैटल फिश को किस प्रजाति में रखा जाता है, तो इस आपका सही जवाब होगा सेफलोपोड्स। यानी सेफलोपोड्स में कौन कौन से जीव आते हैं? ऑक्टोपस आता है, स्क्विड आता है और कैटल फिश आती है। वहीं पे डेकापॉड्स में क्रैब और लॉबस्टर आता है। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना होगा। हो सकता है कि करंट के इस पॉइंट से आपके साइंस में सीधा प्रश्न बना दिया जाए। अगला देखिए, एंटीगुआ और बारमूडा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य बन गए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एंटीगुआ और बारमूडा ये दो अलग देश नहीं है, ये एक देश है। यानी कि एंटीगुआ और बारमूडा जो है ये भारत के नेतृत्व वाली जो वैश्विक हरित ऊर्जा पहल है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता कहते हैं, इसमें शामिल होकर कौन? एंटीगुआ और बारमूडा। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस के संयुक्त इनिशिएटिव से प्रारंभ किया गया था और इसमें 102वां सदस्य बना एंटीगुआ और बारमूडा। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। ये जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यहां पे अब इस बात की चर्चा हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना कब हुआ। कई बार इससे भी कोरिलेट करके प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आइए समझ लेते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, जिसको COP 2021 कहते हैं, के 21वें सत्र के दौरान 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस की संयुक्त रूप से ISA, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत कब हुई, तो आपका जवाब होगा 30 नवंबर 2015 को। किस सत्र के दौरान हुई? तो COP 21 के 21वें सत्र के दौरान हुई। और कहां पर हुई थी? तो पेरिस, फ्रांस में हुई थी। एक बात और याद रखिएगा, हम जब आपसे एडिटोरिया की प्रैक्टिस सेट में चर्चा कर रहे थे तो हमने इस प्रश्न को और इलेबोरेट करके भी आपको बताया था, और हमने आपको यह भी बताया था कि 101वें नंबर पे अमेरिका इसमें शामिल हो गया है, जो कि ग्लासगो के COP26 जलवायु समझौते में यह शामिल हुआ था। यानी कि COP26 जलवायु सम्मेलन में अमेरिका 101वें सदस्य के तौर पर शामिल हुआ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और वहीं 2022 में इस बार एक नया देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, जिसका नाम क्या है? एंटीगुआ बारबूडा। ठीक है, इसको 102वां स्थान मिला है। अगला टॉपिक देखिए, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। यानी इजराइल ने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है, और इस प्रकार यह विश्व का पहला देश है जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे रहा है। अब ये कह रहा है कि ये जो ड्रोन है इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो ये कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधि और अपराध के नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और ये जो ड्रोन है इसका नाम है हर्मीज स्टारलाइनर ड्रोन। ठीक है, याद रखिएगा नाम क्या है? हर्मीज स्टारलाइनर ड्रोन है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक
दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह पर एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में 2000 जनवरी 2022 में किया गया। यानी आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कैनाल लॉक है वो कहां पर हुआ, तो आप याद रखिएगा एक छोटा सा बंदरगाह शहर है जिसका नाम है इजमुइडेन, वहां पर इसे जनवरी 2022 में स्टैब्लिश किया गया। समुद्र के तले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, समुद्र के ताले का उद्घाटन किसने किया था, तो डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक है ये। ठीक है, अब आइए जरा इसको समझते हैं कि ये जो इजमुइडेन में जो सी लॉक लगाया गया ये 500 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और इस परियोजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अगला टॉपिक देखिए, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी नुनस्तारा। इस पे भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट और घटनासार के वन लाइनर में विस्तृत चर्चा की है। आइए एक बार और इसको रिकॉल करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है कौन, इंडोनेशिया। इसकी संसद ने ये डिसाइड किया कि अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित की जाएगी और अब इसकी राजधानी का नाम क्या बनेगा, तो नुनस्तारा होगी। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता से नुनस्तारा हो जाएगी। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो राजधानी नई बनी है ये किस द्वीप पर है, तो याद रखिएगा ये बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान के जंगलों में बनाई जा रही है। ठीक है, यानी आपको यहां क्या समझना है कि जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी नुनस्तारा है वो जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर एक बोर्नियो द्वीप है, उस पर कालीमंतान के जंगलों में ये नुनस्तारा नया राजधानी इंडोनेशिया का बनाया जा रहा है। इस बात को याद रखना है आपको। इसके लिए इंडोनेशिया की संसद में एक व्यापक चर्चा हुई और इस पे यह निर्णय लिया गया। अगला देखिए, कह रहा है कि WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। ठीक है, मैं इस डिस्कशन के दौरान उन टॉपिक पे ही, उन पॉइंट पर ही फोकस कर रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी किताब में बहुत फैक्ट दिए रहते हैं और बहुत अतिरिक्त चर्चा भी रहती है। वो सभी केवल परीक्षा में, वो भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कई सारे टॉपिक इन मैगजीन के जब आप मेंस लिखेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग इस टॉपिक को प्रीलिम्स के हिसाब से कवर कर रहे हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, ज्यादातर टॉपिक को और जब जरूरत पड़े तो विस्तृत चर्चा ले रहे हैं ताकि भविष्य में भी इसको आप काम आएगा। यहां पर टॉपिक शुरू हो रहा है, WHO ने लॉन्च किया तंबाकू छोड़ो ऐप। यानी ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 15 फरवरी 2022 को तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया। अब ये तंबाकू छोड़ो ऐप जो है 15 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन में धूम्रपान रहित और अन्य उत्पादों सहित सभी रूप में तंबाकू को छोड़ने की मदद की गई है। और याद रखिएगा कि WHO के जो SEAR के जो क्षेत्रीय निदेशक हैं, जिनका नाम डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह है, उन्होंने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ये WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र द्वारा नवीन तंबाकू नियंत्रण पहल शुरू की गई है और ऐप का नाम क्या है, तंबाकू छोड़ो ऐप है। याद रखिएगा कि तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। हर साल ऐसा माना जाता है कि लगभग, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 8 मिलियन लोगों की मृत्यु इसके कारण होती है। यानी प्रति वर्ष 80 लाख लोग जो है वो तंबाकू के कारण मृत्यु का शिकार होते हैं। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वो 1.6 मिलियन लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं, जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता में शामिल है ये क्षेत्र। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या कहा गया है, तो कहा गया द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इंपैक्ट। ठीक है, यानी द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इंपैक्ट के अनुसार भारत व्यवसाय जलवायु निष्क्रियता के जोखिमों को स्वीकार करते हुए जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में 21 देशों में 5वें स्थान पर है। ठीक है, यानी इसको आइए जरा विस्तृत चर्चा में समझते हैं। कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई, तो ये डेलॉयट के द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट क्या कहती है कि द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इंपैक्ट, इसके अनुसार भारत का जो स्थान है वो 21 देशों में कौन सा है, 5वां स्थान है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। कह रहा है कि जो भारत की कंपनियां हैं वो जलवायु पे पर्याप्त और सार्थक परिवर्तन करने के लिए कठिन नीडल मूविंग जलवायु क्रियाओं पर लागू कर रही हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, ये जो डेलॉयट टॉच तोहांसू लिमिटेड एक कंपनी है ने जारी रिपोर्ट की और इसमें
DTTL को डेलाइट ग्लोबल के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी हमने आपसे कहा था कि डेलाइट द्वारा जारी किया गया है, यानी डेलाइट ग्लोबल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डेलाइट टॉच टोहांसू लिमिटेड यानी DTTL। ठीक है, अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन पर आईपीसी की रिपोर्ट। ठीक है, यानी 28 फरवरी 2022 को जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेट चेंज 2022 इंपैक्ट एडॉप्शन एंड वल्नरेबिलिटी शीर्षक से इस रिपोर्ट को जारी किया गया और कहा गया कि अत्यधिक जलवायु परिवर्तन परिस्थितियां दक्षिणी एशिया में खाद्य सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा कर रही हैं और बाढ़ और सूखे के कारण भारत और पाकिस्तान की जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील स्थिति है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आगे समझते हैं कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करते हुए यहां के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वो रिपोर्ट के निष्कर्ष का स्वागत करते हैं। एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट निकल के आई है कि ये जो आईपीसीसी के जो अध्ययन है, इसके अनुसार जो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में ग्लेशियर पिघलने से नदी में जल प्रवाह में अस्थायी रूप से सुधार हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर द्रव्यमान में दीर्घकालिक नुकसान के कारण यह अल्पकालिक होगा। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि ये जो नदियों में जल प्रवाह है, इसको सुधारने के लिए हम हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर को पिघलाकर इसको सुधार तो सकते हैं, लेकिन जो ग्लेशियर के द्रव्यमान में दीर्घकालिक नुकसान होगा यह अल्पकालिक होगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि मानसून में बदलाव और कृषि और मत्स्य पालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 20% है। अब यहां पर एक डेटा और निकल के आया कि जो कृषि और मत्स्य पालन है वो भारत के सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत है, 20% है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों ने भारतीय मत्स्य पालन में व्यावसायिक रूप से 69% प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया है और यह अनुमान लगाया गया कि 2050 तक चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पादन 8.6% घटने की उम्मीद है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन पर जो आईपीसी की रिपोर्ट है, इसके अनुसार किस वर्ष तक भारत में चावल, गेहूं, दाल और मोटे अनाज का उत्पादन 8.6% घटने की उम्मीद है? तो आपका जवाब होगा 2050 तक, और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर स्थिति है। वहीं इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि 2080 तक गोल्डन एप्पल स्नेल, एक आक्रामक विदेशी प्रजाति, फसल की पैदावार के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, क्या नाम है? गोल्डन एप्पल स्नेल। ये एक विदेशी प्रजाति है जो 2080 तक फसल उत्पादन के लिए खतरा बनेगी। अगला टॉपिक है, फ्रांस द्वारा माली में सैन्य वापसी का निर्णय लिया गया। यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने 19 फरवरी 2022 को यह घोषणा की कि फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक चल रहे जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से अपनी सैन्य की वापसी करेगा। अब ये जो माली में जिहादी ग्रुप से जो सैन्य कार्रवाई फ्रांस द्वारा की जा रही थी, इसके जरा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। फ्रांस ने पहली बार 2013 में ऑपरेशन सर्वल के तहत समाजवादी राष्ट्रपति उस समय के फ्रांकोइस होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सेना को तैनात किया। तो यहां एक बात आपको याद रखना होगा कि जो फ्रांस ने माली में जिहादियों के खिलाफ जो सेना की तैनाती की थी, ये किस ऑपरेशन के तहत की गई थी? तो ये 2013 में ऑपरेशन सर्वल के तहत की गई थी। हो सकता है परीक्षा में इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ दे कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सर्वल किस देश से संबंधित है, तो आप समझ लेंगे कि फ्रांस और माली के बीच संबंध है इसका। ठीक है, और यह ऑपरेशन सर्वल कब चलाया गया था? तो 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे द्वारा चलाया गया था। यह निर्णय देश में सत्ताधारी जुंटा सरकार के साथ फ्रांस के संबंध को टूटने के कारण लिया गया और इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से नाइजर स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि वापसी माली में 2400 फ्रांसीसी सैनिक, कई सौ छोटी यूरोपियन सेना की टुकड़ी लागू है, जिसे वर्ष 2020 में फ्रांसीसी सेना पर बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और मेन बात याद रखनी है कि अब वहां से फ्रांस माली से अपने सैनिक टुकड़ियों को वापस करेगा। अगला है लोकतंत्र सूचकांक 2021। अब ये बात आती है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EIU, इसके द्वारा 2021 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई 9 फरवरी 2022 को। यानी जो लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट है ये 2021 की है, इसको जारी किया गया 9 फरवरी 2022 को। और किसके द्वारा जारी किया गया? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया गया और इसमें कुल 167 देश शामिल हैं और इसमें जो मान दिया गया है वो 0 से लेकर 10 तक दिया गया है। ठीक है, और इसको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जिन देशों का सूचकांक 8 से अधिक है उन्हें पूर्ण लोकतंत्र यानी फुल डेमोक्रेसी माना गया है।
ठीक है, यानी 0 से 8 तक है और 8 से अधिक को पूर्ण लोकतंत्र यानी फुल डेमोक्रेसी। वहीं 8 से कम और 6 तक के जो देश हैं उनको 6 या 6 से अधिक लेकिन 8 तक के देशों को दोषपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है। और वहीं पर अगर सूचकांक 6 से कम है और 4 से अधिक है, 4 या 4 से अधिक है, तो इसको संकर शासन के तौर पर रखा गया है। और अगर 4 से भी कम है तो ये सत्तावादी शासन के तौर पर इसको रखा गया है। और याद रखिएगा कि ये जो इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट यानी जो EIU है, इसके नवीन आंकड़े यानी 2021 के आंकड़े के अनुसार भारत को इस सूचकांक में 6.91 आकलित किया गया है। अब 6.91 आकलन का मतलब क्या हो गया कि भारत किस श्रेणी में आ जाएगा, यानी वो 6 या 6 से ऊपर है और 8 के अंदर है, इसका मतलब वो किस श्रेणी में आ जाएगा, तो वो दोषपूर्ण लोकतंत्र में आ जाएगा, जिसमें कहा गया कि 6 या 6 से अधिक और 8 से कम, यानी भारत किस लोकतंत्र में शामिल है, तो वो दोषपूर्ण लोकतंत्र में शामिल है। ये आपको स्वयं कोरिलेट कर लेना होगा, यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। और ये भी कहा गया कि 167 देशों में भारत का स्थान 46वां स्थान है इस वर्ष में। यानी आपको किस बात को याद रखना है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EUI के द्वारा जारी किया गया। इसमें 0 से 10 स्तर है, 4 श्रेणी बांटी गई है। भारत का जो अंक है वो 6.91 है, जो श्रेणी 2 में यानी 8 से कम और 6 से अधिक में यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है, यानी भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र में आता है। और अगर 167 देशों में भारत का स्थान की चर्चा करें तो भारत 46वें स्थान पर है। अगर हम पिछले बार की तुलना करें तो भारत की रैंक में 7 स्थान का सुधार हुआ है। पिछले बार 2020 में सूचकांक में भारत की का जो स्थान था, नंबर था, वो 6.61 था, जो स्थान के तौर पे 53 स्थान पे था। और वर्तमान में भारत का स्थान कौन सा हो गया है, तो वर्तमान में भारत का स्थान 46 हो गया है, ठीक है। और इस बार स्कोर भारत का क्या है, तो 6.91। पिछले बार कितना था, 6.61, ठीक है। और पिछले बार स्थान कौन सा था, 53 167 में, और वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, 167 में 46 स्थान पर है। इस बात को तुलनात्मक दृष्टिकोण से आपको याद रखना होगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में यह देखा गया प्रश्न पत्र में कि वर्तमान रिपोर्ट के साथ साथ पूर्व की जो 1 साल पहले की रिपोर्ट है उससे या तो तुलना कर देता है या तो डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको यह बात याद रखनी होगी। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि इस बार भारत का स्थान 46वां है। आगे बता भी दिया कि भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया गया है। अगला देखिए, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 की ये जो रिपोर्ट है, इसमें विश्व में जो शीर्ष स्थान पर वो है नॉर्वे। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपका जवाब होगा नॉर्वे। और वहीं दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, ठीक है। यानी टॉप के 3 देश कौन है लोकतंत्र सूचकांक में, नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड है, ठीक है। और वही भारत का स्थान कौन सा भी आपने पढ़ा है, तो 46वां स्थान है, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि 167 देशों में सबसे अंतिम यानी 167वां स्थान किसका है, तो आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। वहीं 166वें स्थान पर म्यांमार है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि सबसे अंतिम स्कोर पे अफगानिस्तान और उससे एक श्रेणी ऊपर म्यांमार है। यहां वही दिखाया जा रहा है कि टॉप 3 देश 5 कौन है, तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है, तीसरे पे फिनलैंड है, चौथे पे स्वीडन है और 5वें पे आइसलैंड है। यदि 5 देशों का नाम याद ना हो तो आप कम से कम 3 देशों का नाम याद जरूर रखें कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे फिनलैंड है और सबसे अंतिम में 167वें स्थान पे अफगानिस्तान है और 166 स्थान पे म्यांमार है और 165 पे उत्तरी कोरिया। इतनी बातों को आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखना होगा। अगला टॉपिक है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें बता रहा है कि COP26 के साथ साथ 11 अक्टूबर 2021 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जिसे शार्ट में CCPI इंडेक्स कहते हैं, 2022 में 18वां संस्करण जारी किया गया। जरा इसको संक्षिप्त में समझ लीजिए कि ये जो COP26 है, इसके साथ साथ 11 नवंबर 2021 को 2 संस्थाएं हैं। एक है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और दूसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से एक सूचकांक जारी किया गया, जिसका क्या नाम है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CCPI कहते हैं। और ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, ये 18वां संस्करण है इस बार का और इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान पर रखा गया है। 2020 में भी इस भारत का स्थान इसमें 10वां था, ठीक है। एक बात और याद रखना है इसमें कि भारत ने लगातार 3 वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में अपना स्थान बरकरार रखा है, ठीक है। अब इसको आगे समझते हैं। इस वर्ष यानी कि ये जो सूचकांक आया है 2022 में, इस वर्ष समग्र श्रेणी में 3 स्थान जो शीर्ष का है एक बार फिर खाली रखा गया है, क्योंकि किसी भी देश ने
CCPI में समग्र रूप से उच्च रेटिंग हासिल करने में वो असमर्थ रहे हैं। यानी कि इस बार भी जो पहले की 3 टॉप श्रेणी है वो खाली है और चौथे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। ठीक है, और इसी क्रम में अगर देखें तो 5वें स्थान पर स्वीडन है, 6वें स्थान पर नॉर्वे है और 7वें स्थान पर यूके है। यानी आपसे अगर यह कहा जाए कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले 3 श्रेणी पे कौन है, तो कोई नहीं है। चौथे श्रेणी पे डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन है और 6वें पे नॉर्वे है। और अभी आपने देखा कि भारत का स्थान कौन सा है, 10वां है। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि इस सूचकांक में 4 मापदंडों के आधार पर इसको 14 संकेतकों के आधार पर जारी किया गया। अब क्या है 4 मापदंड? ग्रीन हाउस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20% के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर इसको जारी किया गया है। यानी 4 मानदंड और 14 संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। अब यह विचार कर लेते हैं कि इसमें सबसे खराब पोजीशन किसकी है। तो याद रखिएगा कि इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन है वो ऑस्ट्रेलिया का है, दक्षिण कोरिया का है, रूस का है, सऊदी अरब का है और कजाकिस्तान का है। ठीक है, यानी कि इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब और कजाकिस्तान का है। टॉप के 3 पोजीशन खाली है, चौथे पे डेनमार्क है, 5वें पे स्वीडन है और 6वें पे नॉर्वे है। इस प्रकार से आपने वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 को देख लिया। अगला देखिए, ग्लोबल ड्रग रिपोर्ट्स दी गई। इसका नाम क्या रखा गया? ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। अब ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 है, अब ये प्रश्न उठता है कि ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये हार्म रिडक्शन कंसोर्डियम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। किसके द्वारा? हार्म रिडक्शन कंसोर्डियम। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है ये पहला संस्करण है। ठीक है, इस पहले संस्करण में 30 देशों में 18वें स्थान पर भारत है। अब देखिए, ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है ये कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और भारत की पोजीशन 30 देशों में 18वें स्थान पर है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों में शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए कि जो 5 टॉप हैं उनको मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के आधार पर नंबर 1 पे नॉर्वे, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे पुर्तगाल, चौथे नंबर पे यूके और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यानी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में टॉप 3 के देश कौन है? नंबर 1 पे नॉर्वे, दूसरे पे न्यूजीलैंड और तीसरे पे पुर्तगाल है। अब आप एक और इसमें फैक्ट याद रखना होगा आपको कि ये जो टॉप 3 के देश हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल, इसके साथ साथ भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 30 देशों में 18वें पोजीशन पर है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और जो 30वें नंबर पर जो देश है वो है ब्राजील। ये भी आपको याद रखना है कि इसमें सबसे अंतिम स्थान पर 30वें स्थान पर ब्राजील है, 29वें स्थान पर युगांडा है और 28वें स्थान पर इंडोनेशिया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, तो वही कह रहा है कि 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है और इसका अगर समग्र स्कोर की बात की जाए तो 100 में से इसको 46 मिला है। ठीक है, और अगला पॉइंट है बाकी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनको तथ्य नहीं शामिल किया जा रहा है, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के हिसाब से फैक्ट वही लेना चाहिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। अगर अनावश्यक तौर पे फैक्ट का ज्यादा कलेक्शन किया जाए तो तात्कालिक तो लगता है कि हमने ज्यादा कवर किया, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाते हैं और जो आवश्यक फैक्ट भी हैं वो भी स्किप हो जाते हैं। इसलिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको कवर करना है। अगला टॉपिक है COP26 जलवायु सम्मेलन 2021। याद रखिएगा कि जो COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रदर्शन सम्मेलन है उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो वो यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो आयोजन है वो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच हुआ। यानी COP26 कहां हुआ? यूनाइटेड किंगडम। कब हुआ? 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक। और COP26 का संबंध किससे? तो ये जलवायु सम्मेलन है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, कह रहा है कि ये जो 26वां COP सम्मेलन यानी COP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहां पे हुआ? तो ये यूके के ग्लासगो में हुआ। ठीक है, कहां हुआ? यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में हुआ। तो आपसे कई बार सीधे ग्लासगो का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि COP26 का आयोजन या तो यूके दे या ग्लासगो दे, आप उसको सही मारेंगे। और अगर कैंपस का नाम पूछा जाए तो स्कॉटिश इवेंट कैंपस में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा कि सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने किया। ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि COP26 का जो आयोजन ग्लासगो में किया गया उसकी अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा द्वारा किया गया। अब इस ग्लासगो सम्मेलन की आइए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। इसमें कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर
प्रावधान पर जो विवाद है उस पर चर्चा हुई, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के उत्सर्जन को कम करने पर, गरीब देशों को धन उपलब्ध कराना ताकि वो इस क्षेत्र में इनिशिएटिव ले सके। और इस सम्मेलन में ग्लासगो समझौता हुआ जो 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। याद रखिएगा कि पृथ्वी को बचाने के लिए 200 देशों की भागीदारी वाली संयुक्त राष्ट्र की 26वीं कॉन्फ्रेंस में भारत ने आखिरी समय में समझौते में ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग रोकने के मुद्दे पर आपत्ति लगाई। इसके बाद समझौते में शामिल रोकने के स्थान पर घटाने शब्द में परिवर्तित किया गया, क्योंकि जब भी रोकना कहेंगे तो अचानक कोई देश जिसके यहां पर कोयले से आधारित तमाम ताप विद्युत परियोजनाएं हो या अन्य प्रोग्राम जिसमें ईंधन के तौर पर कोयले का उपयोग हो रहा है, आप उनसे तात्कालिक रोक की बात करेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वो संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत ने आपत्ति जताई कि इसको रोकने के स्थान पर घटाने शब्द का प्रयोग किया जाए, तो एक निश्चित समय में भारत इसमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसको घटाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इस पे चीन और ईरान ने भारत का साथ दिया। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष इससे खुश नहीं थे, लेकिन भारत के तर्कों से सहमत होना पड़ा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि स्कॉटलैंड में 13 नवंबर को हुए समझौते पर सभी की सहमति के बाद सम्मेलन एक दिन अतिरिक्त चला, और सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सभी देश पहली बार जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने पर सहमत हुए। यानी इस बात पर एक कॉमन कॉन्सेंसस बन गया कि हम अब जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करेंगे। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और, जिसको अधिकतर पीसीएस और आरओ की परीक्षा में सीधे स्टेटमेंट में पूछा जाता है, क्या कि समझौते में शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर भी सहमत हो गए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित किया जा सके। यानी पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कितने सेल्सियस तक सीमित करना है, तो आपका सही जवाब होगा 1.5 तक सीमित करना है। याद रखिएगा कि ये जो ग्लासगो में इस बार COP26 का सम्मेलन हुआ, तो 2022 में COP27 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वो मिस्र करेगा। यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो COP26 जलवायु सम्मेलन हुआ ये 2021 का था, और 2022 में COP27 होगा, वो कहां पर होगा, तो वो मिस्र में होगा। ठीक है, और मिस्र के कहां पर होगा, मिस्र में पर्टिकुलर स्थान तो शर्म अल शेख में होगा। तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि COP27 का आयोजन 2022 में कहां होगा, और ऑप्शन में मिस्र ना देके शर्म अल शेख दे दे तो आपका सही जवाब शर्म अल शेख हो जाएगा। और शर्म अल शेख के लाल सागर रिसोर्ट में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा कि 2023 में COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। ठीक है, इस प्रकार आपको एक क्रम मिल गया। मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूं कि COP26 जो 2021 में हुआ, इसका आयोजन यूके ग्लासगो में हुआ। वहीं पर COP27 का आयोजन 2022 में होगा, और ये 2022 का आयोजन कहां पे होगा, तो ये मिस्र में होगा। ठीक है, मेजबानी मिस्र करेगा, और मिस्र की पर्टिकुलर जगह पूछे तो शर्म अल शेख बताएंगे। वहीं 2023 में COP28 होगा, जिसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में होगा। इसके बाद अब आप कॉप के थोड़े से चर्चा को देख लें, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UNFCCC के अधीन कार्य करता है। यानी कभी आपसे ये पूछे कि कॉप किसके अधीन काम करता है, तो आपका सही जवाब होगा UNFCCC के तहत, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन। और ये किसके द्वारा कब स्थापित हुआ, 1994 में। ठीक है, तो इस पूरी बातों को आपको याद रखना होगा। ये सभी तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में संपन्न COP26 शिखर सम्मेलन में 1 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा। अब देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा पंचामृत रणनीति योजना या रणनीति का जो प्रस्ताव है वो कहां पर रखा गया था, तो सही जवाब क्या होगा, COP26 के शिखर सम्मेलन में। यह पूछ सकता है कि पंचामृत रणनीति का जो प्रस्ताव था यह किसके द्वारा रखा गया, तो रखा गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर यह पूछा जा सकता है कि पंचामृत रणनीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो विश्व की जो वैश्विक लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो एक टेम्परेचर डिसाइड है कि इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक निर्धारित करना, ये उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पंचामृत रणनीति प्रस्ताव दिया गया। अब ये पंचामृत का मतलब होता है 5 अमृत से मिलकर बना। ठीक है, अगर जो लोग हिंदू धर्म से रिलेटेड होंगे वो पंचामृत शब्द से काफी फैमिलियर होंगे। ठीक है, पूजा के बाद ये पंचामृत मिलता है, उसमें 5 अमृत का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो पंचामृत है इसके प्रयास से हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक सकते हैं। क्या है, पहला क्या है कि भारत वर्ष 2070 तक
शून्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। यानी भारत ने एक टारगेट फिक्स कर रखा है कि वह 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करेगा। यानी इस पंचामृत में पहला टारगेट भारत का यह है। दूसरा, 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी ऊर्जा का 50% आवश्यकता अक्षय ऊर्जा स्रोत से पूरा किया जा सके। ठीक है, अक्षय ऊर्जा शब्द का होता है, क्षय का मतलब होता है कि जो खत्म हो जाए, विघटित हो जाए, और अ लगा है यानी कि अक्षय, यानी जिसका विघटन न हो, जिसका फिर से यूज हो जाए, ये अक्षय ऊर्जा। यानी भारत का ये टारगेट है कि 2030 तक वो भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका 50% वो अक्षय ऊर्जा से पूरा कर लेगा। तीसरा, कि भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो अब से लेकर 2030 तक का यह लक्ष्य है कि 2030 तक भारत इस कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा क्या है कि भारत अपनी सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करेगा। और पांचवा है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सिस्टम भी स्थापित करेगा, जो कि हमारे वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी। ये 5 पंचामृत लक्ष्य जो है भारत की प्रधानमंत्री ने रखा, उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूं। याद रखिएगा कि COP26 जलवायु सम्मेलन से इस पोर्शन से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको गंभीरता से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहली बात कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, थोड़ा सा अगर टफ करना चाहे तो यह पूछ सकता है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का जो 50% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने का उद्देश्य है वो लक्ष्य कब तक है, तो वो 2030 तक है। यह भी याद रखिएगा कि जो कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करने का लक्ष्य है वो भी 2030 तक है। याद रखिएगा कि भारत ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद की जो प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता है उसको 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। वहीं 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य भी भारत का है, जो वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट अधिक है। आगे देखिए, आगे की कार्रवाई हेतु भारत का क्या सुझाव है। कहा कि जलवायु न्याय की भावना के अनुरूप, ठीक है, समृद्ध विकसित देश द्वारा विकासशील देशों में और कमजोर लोगों की सहायता हेतु जलवायु वित्त में कम से कम $1 ट्रिलियन राशि जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि $1 ट्रिलियन की राशि जो है वो किसमें, जलवायु वित्त में डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि जो विकासशील देश है या जो कमजोर देश है वो अपने यहां इस जलवायु के क्षेत्र में कुछ काम कर सके, इसके सुधार के लिए काम कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि आर्थिक कमी के कारण वो इस क्षेत्र में काम ना कर पाए। इसीलिए यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जलवायु न्याय। यानी कि इस वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग में, इस वैश्विक तापमान के संकट को बनाने में सबसे ज्यादा यदि योगदान है तो वो विकसित देशों का है। उन्होंने अपने देश को विकसित तो बना लिया, लेकिन जो उसका कुप्रभाव जलवायु पर पड़ा, आज उनको फंड देकर दूसरे विकासशील देशों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ताकि वो इस क्षेत्र में एक सस्टेनेबल माहौल को क्रिएट करते हुए वो विकास कर सके और जलवायु परिवर्तन जो नेगेटिव हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग में 1.5 टेम्परेचर का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं जब जलवायु न्याय के साथ साथ उन्होंने समानता के सिद्धांत को भी रखा और कहा कि समानता के सिद्धांत सामूहिक किंतु विभेदित जिम्मेदारियां तथा संबंधित क्षमताओं और देश की विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का अभिज्ञान करते हुए उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे अलग अलग की दशाएं हैं। अब उनको ध्यान में रखते हुए उन देशों को टारगेट लक्ष्य देना चाहिए और उसमें लोगों को मदद करनी चाहिए। कह रहा है कि तीसरा है कि कुछ पारंपरिक समुदाय में प्रचलित जीवन यापन के संवहनी तरीकों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। यानी स्कूली पाठ्यक्रम के आधार पर हमें जब बच्चा बचपन से ही जब पढ़ाई करे तो उसको इस जलवायु से, इस वैश्विक तापमान से इसके क्या प्रभाव हैं, हमारे जीवन यापन कैसा होना चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे वातावरण को एक सकारात्मक रूप में रखा जा सके, इन सारी चीजों को पाठ्यक्रम में रखा जाए ताकि बच्चे के अंदर पहले से ही अवेयरनेस हो। ठीक है, तो बाद में उसको फोर्सफुली नहीं समझाना पड़ेगा, वो प्रॉपर तरीके से पहले अवेयर है कि हमको ये काम करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दिया गया। अगला है कि जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रम को अपनाने से भारत के प्रयासों से मिली सीख को विश्व स्तर पर प्रचलित किया जाए। जैसे भारत ने जल जीवन मिशन यानी कैसे जल को एक टैंक में एकत्रित किया जाए, या बड़े बड़े तालाबों का निर्माण हुआ, या कैसे जल को सिंचित किया जाए ताकि उसका दुरुपयोग न हो। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई सारे इनिशिएटिव, उज्ज्वला योजना के तहत लकड़ी के धुआं युक्त जो माहौल है उसको दूर करके गैस सिलेंडर से व्यवस्था, ताकि स्वास्थ्य और जलवायु दोनों के लिए बेहतरी हो सके। उन्होंने कहा कि इस मिशन का एक सकारात्मक परिणाम निकला है तो इसको विश्व स्तर पर भी इसको लेना चाहिए। कहा कि उत्सर्जन न्यूनीकरण के साथ साथ जलवायु अनुकूल के लिए जो है समान रूप से ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है, यानी हम उत्सर्जन भी कम करें और जलवायु अनुकूल हो, यह भी बात याद रखें। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने लगातार सौर ऊर्जा संगठन पर भी बहुत बल दिया और लगातार देश उसमें शामिल भी हो रहे हैं। अगला टॉपिक है G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन। तो याद रखिएगा कि G20 शिखर देशों का जो 16वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है, वो कब होगा? तो 30 से 31 अक्टूबर 2021 को हुआ। कहां पे हुआ? तो ये रोम, इटली में हुआ। यानी कि जो G20 शिखर सम्मेलन 16वां था वो कहां पे हुआ? रोम, इटली में हुआ। और कब हुआ? 2021 में 30 से 31 अक्टूबर को हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इसकी अध्यक्षता की। किसकी? T20 शिखर सम्मेलन की। और इस T20 शिखर सम्मेलन के अंत में रोम घोषणा की के साथ इसका समापन हुआ। किसका? G20 शिखर सम्मेलन 16वां जो 2021 में हुआ, उसमें रोम घोषणा से समापन हुआ। शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा और मोटो था वो क्या था? पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। याद रखिएगा कि G20 का 16वां शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ रोम, इटली में, उसका मोटो या एजेंडा क्या था? पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। यानी एजेंडा में ये मोटो था। अब एजेंडा देखिए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर को लागू करना। याद रखिएगा कि सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमें एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य विजन से विश्व के सामने रखना होगा। यानी G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के विजन के साथ हमको काम करना होगा और किसी भी अगर इस विजन के साथ हम काम करेंगे तो हम विश्व की किसी भी चुनौती के साथ अच्छे से निपट सकते हैं। आगे भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हमने 150 से अधिक देशों को इस संकट की घड़ी में दवा की आपूर्ति की है। यानी वैश्विक स्तर पर भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर रिप्रेजेंट किया। वहीं सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम दस्तावेज में G20 सदस्य देश राष्ट्र के नेताओं ने निम्नलिखित प्रतिबद्धता को जाहिर किया। उनको भी ध्यान में रखें क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब से 2025 तक, यानी कि 2021 के उस सम्मेलन से 2025 तक हर साल $100 बिलियन का प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हर साल, प्रत्येक साल $100 बिलियन प्रदान किया जाएगा इससे निपटने के लिए। वहीं 2021 के अंत तक नए कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने के लिए सहमति बनी, लेकिन संयंत्र बंद करने की समय सीमा तय नहीं है। ये बात हुई थी कि उसमें बंद न करके उसको एक समय तक धीरे धीरे कम करने का प्रयास होगा। यही ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 सेल्सियस के ऊपर सीमित करने पर कार्रवाई करें। ठीक है, अगर G20 देश 2030 तक जैव विविधता ह्रास को रोकने के लिए और क्षतिपूर्ति की कार्रवाई करने को मजबूती से प्रतिबद्ध रहें। ठीक है, यानी कि उन्होंने 2030 तक के जैव विविधता ह्रास को रोकना और क्षतिपूर्ति कार्रवाई पर मजबूती से प्रतिबद्धता जाहिर की G20 देशों ने। वहीं कोविड-19 के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी EUA पर WHO को मजबूत करना। अंतिम और छठवां पॉइंट है कि G20 की इस बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ पर न्यूनतम 15% का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी, जिससे एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। क्या हम एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि G20 की इस बैठक में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके लाभ पर न्यूनतम 15% का टैक्स लगाया जाए, ताकि इस टैक्स से जो पैसा आए वो इसके जो सदस्य देश है, जो विकासशील हैं, जो अभी उतने सक्षम नहीं है इस क्षेत्र में पैसा खर्च करने के लिए, उनके लिए इसका पैसे का उपयोग हो। तो याद रखिएगा 15% का टैक्स, इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इस कर के उपयोग से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, वो बात आ गई कि कम देशों को बचत रास्ता मिल सके। G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन है जो 2022 में होगा वो होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, 18वां संस्करण जो 2023 में होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं 19वां जो 2024 में होगा उसका आयोजन कौन करेगा? ब्राजील। और 2021 का 16वां शिखर सम्मेलन G20 का कहां पे हुआ? तो याद रखिएगा ये रोम, इटली में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आयोजन। अब ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है, आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन 2021। याद रखिएगा कि 26 अक्टूबर को आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका आयोजन किया गया कब? 26 अक्टूबर को। और इस आसियान के देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और 38 और 39वीं संयुक्त अधिवेशन कहां पे हुआ? ब्रुनई के दारुसलाम में आयोजित किया गया। अब देखिए, यह पूछा जा सकता है कि आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो आपको विकल्प में दो बातें दी जा सकती है। एक तो विकल्प में सीधे सीधे ब्रुनई दे दे, या हो सकता है कि थोड़ा सा और ट्विस्ट करने के लिए ब्रुनई की जगह पे दारुसलाम दे दे। तो दोनों बातें याद रखिएगा कि ब्रुनई के दारुसलाम में आयोजित हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने की। ये जो इसकी अध्यक्षता किसने की? ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया ने की। याद रखिएगा कि जो आसियान का ये जो 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन 2021 है, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम थी वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, ये इसकी थीम थी।
और याद रखिएगा कि आसियान का जो सम्मेलन है, इसके साथ ही 18वां भारत आसियान और 16वां ईस्ट एशिया समिट का आयोजन भी किया गया। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब यह है कि जो आसियान शिखर सम्मेलन 38वां और 39वां ब्रुनेई में हुआ, इसी के साथ साथ 18वां भारत आसियान सम्मेलन भी ब्रुनेई में, 16वां ईस्ट एशिया समिट भी कहां पे? ब्रुनेई में हुआ। यानी अगर इन तीनों के बारे में अगर पूछे कि इनका आयोजन कहां हुआ, तो आपका जवाब होगा ब्रुनेई में। यह बात याद रखिएगा। अगला है 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन, जिसकी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया और इसमें भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 9वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता वहीं सुल्तान हसन अल बोलिकिया ने किया। ठीक है, और याद रखिएगा इस आसियान देशों ने कोविड-19 के स्वास्थ्य, व्यापार एवं वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा, संस्कृति पर इसमें विस्तार से चर्चा की। और याद रखिएगा कि 2022 में आसियान भारत संबंध साझेदारी के 30 वर्ष पूरे करेगा। 2022 में इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में अपनाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रश्न बन सकता है कि आसियान भारत मैत्री वर्ष कब मनाया जाएगा, तो आपका सही जवाब होगा 22 वर्ष 2022 में। और यह भी पूछा जा सकता है कि आसियान भारत संबंध साझेदारी को कितने वर्ष पूरे हुए, तो आपका जवाब होगा 30 वर्ष। यहां दोनों तरह के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि सम्मेलन में पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे को मदद देने का याद दिलाया और बताया कि म्यांमार के लिए भारत ने $2 लाख का मानवीय मदद दिया है। तो याद रखिएगा भारत ने म्यांमार को $2 लाख का मदद दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ आसियान को कोविड से लड़ाई के लिए सृजित फंड आसियान रिस्पॉन्ड फंड में $10 लाख सहयोग राशि भी दी है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। इसमें विभिन्न तरह के डिजिटल कनेक्टिविटी पर विस्तार से चर्चा हुई। याद रखिएगा कि आसियान देशों में सांस्कृतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए पीएम मोदी ने आसियान कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को भी बढ़ाने की घोषणा की। ठीक है, यह भी चर्चा हुई। इसके साथ साथ आसियान देशों को कोरोना महामारी में एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया। दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई, यानी सुरक्षा पर भी इसमें चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष नवंबर में वर्चुअली आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आसियान हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक की हमारी व्यापक परिकल्पना का केंद्र है। यह भी बात रखा और कहा कि 2022 में जो आसियान भारत के संबंध को 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सा एक वर्ष आयोजित किया गया, तो आसियान भारत मैत्री वर्ष 2022 को मनाया जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। और अभी हमने आपसे बताया कि यह तमाम आयोजन की मेजबानी किसने की, तो ब्रुनेई ने की। और याद रखिएगा कि यह शिखर सम्मेलन सदस्य देशों द्वारा 3 वक्तव्यों को अपनाने के साथ समाप्त हुआ। पहला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा है पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार, और तीसरी बात है सतत सुधार, यानी एक सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। इन 3 मुद्दों पर चर्चा समाप्त हुई। याद रखिएगा ये तीनों में से पूछा जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यटन के माध्यम से आर्थिक सुधार और एक सतत सुधार। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि इस पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत में प्रमुख नेताओं द्वारा नेतृत्व वाला मंच है। इसमें 2005 की अपनी स्थापना के बाद पूर्वी एशिया की रणनीति और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी यहां एक चीज और क्लियर हो रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर यह भी जिक्र कर रहा है कि 10 आसियान सदस्यों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल थे। यानी कि जो 10 आसियान देश का समूह है उसमें भारत शामिल नहीं है। भारत इनके अलावा जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुए उसमें अतिरिक्त देशों के तौर पर शामिल हुआ है, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला टॉपिक है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। याद रखिएगा 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है। इसमें 100 विश्वविद्यालयों की यह रैंकिंग में दुनिया भर के शिक्षाविदों ने वोट किया। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc कहते हैं, जो बेंगलुरु में है, इस सूची में शीर्ष 100 स्थानों में प्राप्त किया है। ठीक है, यानी कि उस सूची में शीर्ष 100 स्थान में उसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, वहीं शीर्ष 200 में कौन है, तो शीर्ष 200 में 3 संस्थान शामिल हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। जरा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, टाइम्स हायर एजुकेशन की वैश्विक प्रतिष्ठा रैंकिंग सूचकांक, इसमें 4 भारतीय संस्थान शामिल हुए, जिसमें
जो टॉप 100 है उसमें एक संस्थान है, वो कौन सा है? IISc, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं। वहीं टॉप 200 में, ये तो टॉप 100 का आपने देख लिया, IISc बेंगलुरु, और टॉप 200 में 3 संस्थान और हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास। ठीक है, याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यानी कि इस टाइम्स हायर एजुकेशन में टॉप पर कौन है? तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की। अब अगले बिंदु में देखें तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएस और यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लगातार दूसरी और तीसरी श्रेणी में तीसरे रैंक पर हैं। यानी क्या कह रहा है कि इसमें अगर संस्थान की आप क्रम देखें तो टॉप 3 में कौन है? नंबर 1 पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए, दूसरे नंबर पे मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए, और तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और वहीं भारत के संदर्भ में आपने देख लिया कि टॉप 100 में एक है IICS बेंगलुरु, वहीं टॉप 200 में कौन है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। ठीक है, और अगर आप शीर्ष 10 में 7 संस्थानों में जहां अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय टॉप 10 में स्थान में शामिल है। यानी 10वें स्थान पे कौन है? चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय शामिल है। ठीक है, आगे ये क्रम भी दे रहा है कि हार्वर्ड पहले पे है, मैसाचुसेट्स दूसरे पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तीसरे पे यूके की, और सिंगुआ यूनिवर्सिटी चीन की ये 10वें स्थान पर है। भारतीयों में कहा जा रहा है कि 91 से 100वें स्थान पर, यानी टॉप 100 में भारतीय बेंगलुरु संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IISc कहते हैं। टॉप 200 में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास ये शामिल है। अगला है ग्लोबल WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021। इस WHO की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है ये 14 अक्टूबर 2021 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण तपेदिक यानी टीबी उन्मूलन की प्रगति को भारी उलटफेर देखने को मिला। अब यहां पर एक बात को रिलेट कर दूं कि भारत द्वारा जो टीबी के उन्मूलन का जो टारगेट रखा गया है वो 2025 रखा गया है। ठीक है, और मलेरिया के उन्मूलन और HIV एड्स के लिए 2030 रखा गया। याद रखिएगा। आ जाइए, कह रहा है कि 2020 में कई सारे टीबी के नए मामले पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, भारत की रिपोर्ट के अनुसार, और कहा गया कि रिपोर्ट के अनुसार क्षय रोग में सबसे अधिक 15 लाख मौतें 2020 में हुई, जिसमें 1/3 यानी 5 लाख मौतें भारत में हुई। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितनी मौतें हुई? 15 लाख 2020 में, जिसमें 1/3 मौत टीबी से, यानी 5 लाख लोगों की मौत टीबी से भारत में हुई है। अगला देखिए, कह रहा है कि 2019 की तुलना में 2020 में 20% टीबी के मामलों में नाटकीय रूप से कमी देखी गई है। वहीं 2019 में नए मरीजों की संख्या 71 लाख थी, जो कि 2020 में 58 लाख है। अगला देखिए, यानी कि ये कह रहा है कि 20% की कमी हुई है। कह रहा है कि वर्ष 2019 और 2020 के बीच टीबी के नए मामलों में जो गिरावट हुई है वो यहाँ जैसे भारत में 41%, इंडोनेशिया में 14%, फिलीपींस में 12% और चीन में 8% देखी गई है। याद रखिएगा कि रिपोर्ट में ग्लोबल टीबी वॉच लिस्ट में कंबोडिया, रूस और जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ग्लोबल टीबी वॉच लिस्ट है उसमें किसको शामिल किया गया है? कंबोडिया, रूस और जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। और टीबी उन्मूलन से संबंधित जो भारत का लक्ष्य है हमने आपको बता दिया 2025 है। विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कौन सी है? तो 10 अक्टूबर 2021 को जर्मन रेल ऑपरेटर ट्यूस बान और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है। यानी जो विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन है वो उसका कहां से ऑपरेशन हुआ? जर्मन के ड्यूस वान और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में इसको चलाया। ठीक है, तो यानी जर्मन आप सीधे याद रखिएगा और हैम्बर्ग शहर याद रखिएगा। और रेल ऑपरेटर कौन है? तो ड्यूस वान और सीमेंस। ठीक है, आगे चलिए। ऐसी 4 ट्रेनें उत्तरी शहर के एसबॉर्न रैबिट शहरी रेल नेटवर्क पर चलेगी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो क्लियर हो गया। यहाँ एक पॉइंट और देख लीजिए कि सीमेंस और ड्यूस वान द्वारा विश्व की पहली स्वचालित ट्रेन हैम्बर्ग में तीव्र शहरी प्रणाली में 60 मिलियन यूरो, यानी अगर डॉलर में देखा जाए तो 70 मिलियन डॉलर के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। ठीक है, यानी जो हम लोगों ने अभी पॉइंट देखा वो परीक्षा के दृष्टिकोण से एनफ है। अगला देखिए, वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश 2021। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को लंदन में जारी 5 साल पर पेरिस जलवायु समझौते के बाद वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान रिपोर्ट
के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश में शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 9वां है। जरा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कहा गया कि वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश रिपोर्ट 2021 आई। अब आती है बात कि ये किसके द्वारा आई? तो लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी के द्वारा। कब जारी की गई? तो 16 अक्टूबर 2021 को लंदन में जारी हुई। क्या रखा गया? तो 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश की ये रुझान थी और इसमें कहा गया कि 2016 से 2021 में जो जलवायु प्रौद्योगिकी में निवेश की बात की गई उसमें शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 9वां है। किसमें है? जलवायु प्रौद्योगिकी में निवेश के में शीर्ष टॉप 10 देश में 9वें स्थान पर भारत है, जो कि काफी अच्छी बात है। भारत ने जलवायु तकनीकी फर्मों में इस अवधि में जो निवेश किया है वो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 7,497.35 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये भी याद रखिएगा, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और करोड़ में 7,497.35 करोड़। एक बात और याद रखिएगा कि रिपोर्ट ने पेरिस फ्रांस में 2016 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP के बाद जलवायु क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया और पाया कि जिसमें वैश्विक स्तर में जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनियों में उद्यम पूंजी में निवेश बढ़ा है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो सूची बनाई गई इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका US जिसने 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये शीर्ष स्थान पर है और भारत ने कितना? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया है। वहीं अमेरिका ने 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चीन है। यानी अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका जिसने 48 बिलियन डॉलर, दूसरे स्थान पर चीन जिसने 18.6, तीसरे स्थान पर स्वीडन है जिसमें 5.8। यानी कि जलवायु परिवर्तन में जो निवेश में टॉप 3 देश हैं वो नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे स्वीडन है और भारत का स्थान कौन सा है? 9वां है। ये बात याद रखिएगा। और 10वें स्थान पे सिंगापुर है। ये आपको इतने फैक्ट इसमें याद रखने हैं। अगला है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है ये किसके द्वारा? तो विश्व न्याय परियोजना यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स यानी WJP के द्वारा इसको कानून सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का 139 देशों में और क्षेत्राधिकारों में 79 स्थान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का 139 देशों में 79 स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये जो WJP का मतलब अभी आपने क्या पढ़ा है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स में जो रूल लॉ इंडेक्स 2021 है देशों में 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें 1 का स्कोर कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन करता है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें नंबर 1 पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड है। ठीक है, यानी कि ये जो WJP में रिपोर्ट जो है इसमें नंबर 1 पे डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड है। ये बात याद रखिएगा। और वहीं भारत का स्थान आपने देख लिया। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 79वां है 139 देशों में। फिर बात आती है कि किस देश का 139वां स्थान है? तो आगे आप चार्ट में देखेंगे कि वेनेजुएला का स्थान जो है वो 139वां है और 138वां स्थान किसका है? कंबोडिया का है। और भारत का स्थान कौन सा है? 79। इसमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। और एक बात और यहां पे याद रखिएगा कि 2020 में भारत में सूचकांक में कितने स्थान पे था? 79 पे था। ठीक है, यानी 2020 में भारत किस पे था? 69 पे था और 2021 में 79 पे। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। 2020 में भारत इस सूचकांक में 69 और 2021 में भारत किससे? 79 पर है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं। 2020 में 69 पर और 2021 में 79 पर। ठीक है, बाकी पड़ोसी देशों का कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, इसमें कहा गया कि ये 8 कारकों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया गया, जिसमें सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, आदेश, सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय, आपराधिक न्याय शामिल है। अगला देखिए 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021। यानी जो ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा ये 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा? तो ये कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी किया गया। किस क्रम का है? तो ये 58 पे है। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं? कहते हैं RECAI, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, RECAI। अब देख लीजिए इसमें इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है और भारत का इसमें स्थान तीसरा है। ठीक है, अब यहां पे क्लियर हो गया आपको कि जो 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री
अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, इसमें नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और जो सूचकांक में जो निवेश कंपनी वो किस पर आधारित है एजेंडा पर? पर्यावरण, सामाजिक और संचालन व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, अब एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इंडोनेशिया, जिसका स्थान कौन सा है, 30वां स्थान है, उसको पहली बार शामिल किया गया। यहां यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बार 30वां स्थान प्राप्त करने इंडोनेशिया को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, किसमें? RECAI में। यह बात भी आपको याद रखनी है। भारत का स्थान तीसरा, अमेरिका चीन पहले और दूसरे पर है। और अब कह रहा है कि सूचकांक में PPA पर, यानी पावर परचेज एग्रीमेंट पर, यानी PPA का मतलब क्या है? पावर परचेज एग्रीमेंट। इसमें अगर टॉप 3 पर देखें तो पहले नंबर पे कौन है? स्पेन, अमेरिका और फ्रांस। और इसमें भारत का 6वां स्थान है। किसमें? PPA में, यानी पावर परचेज एग्रीमेंट में पहले स्थान पर स्पेन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। वहीं अगर पावर परचेज एग्रीमेंट में अगर आप नीचे से देखें तो 30वें स्थान पर अल सल्वाडोर है, 29वें स्थान पर थाईलैंड है और 28वें स्थान पर। अगला पॉइंट है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 किसके द्वारा? तो ये मर्सर्स ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है। ठीक है, और प्रमुख ये किस आधार पर है? ये वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग के द्वारा है और ये 13वां संस्करण है। 19 अक्टूबर 2021 को इसे जारी किया गया। 21वां मर्सर्स CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। यानी इसमें याद रखिएगा कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 43 देशों में 40वां है। इस बात को याद रखना है। और एक बात और याद रखिएगा कि 2020 में 39 पेंशन प्रणालियों में 34वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में यूरोपीय देश आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। इस सूचकांक में थाईलैंड समग्र मूल्य में सबसे कम है। ठीक है, और यहां पे पूरा एक इंडेक्स दिया है, इसको समझ लीजिए। यानी कि इस रैंकिंग में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में आइसलैंड नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। इन 3 को याद रखिएगा, नंबर 1 पे आइसलैंड, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। और भारत का स्थान अभी आपने पूछा, तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 43 देशों में 40वें स्थान पर है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। और वहीं 2020 में 39 प्रणालियों में भारत का स्थान 34 था। ठीक है, यह याद रखना है इसमें। अगला है वैक्स को चुना गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का। ठीक है, यानी कि वैक्स को चुना गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि इस शब्द का पिछले वर्ष की तुलना में 72 गुना अधिक प्रयोग किया गया है। वैक्स लैटिन भाषा के VACCA से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गाय, काऊ। याद रखिएगा, इस शब्द को का अर्थ भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा कि वैक्स लैटिन शब्द VACCA का जो अर्थ है वो है गाय यानी काऊ। और वैक्स का उपयोग टीकों के संक्षिप्त रूप में किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ को डालना है। याद रखिएगा, कोविड-19 महामारी के कारण टीकों से संबंधित शब्दों में 2021 में वृद्धि देखी गई, जिसमें डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड, एंटी वैक्सर जैसे शब्द शामिल हैं। इसलिए इस बार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए वैक्स शब्द को चुना गया। इस प्रकार ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय घटनाक्रम को हमने 2 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये आज सेशन में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिया। जिन लोगों का पेपर नज़दीक में है वो विस्तृत तैयारी करते जाएं और वो विस्तृत चर्चा के साथ साथ निश्चित तौर पे प्रश्नों का भी अभ्यास कर लें, ताकि उनको ये आभास हो या पहले अपनी एनालिसिस हो सके कि हम किस पॉइंट को, किस टॉपिक को कहाँ पर भूल रहे हैं, ताकि वो फिर विस्तृत व्याख्या में उसको पढ़ के समझ सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।